डोडो टीवी। गुनगुनपुर गांव में आज सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि आज दिन है गांव में होने वाली सबसे बड़ी पूजा का, जो कि साल में एक बार साल के आखिरी अमावस्या के दिन की जाती है। दरअसल ये गांव कई हजार सालों से एक चुड़ैल के साए में है, जिसे पकड़ने की कोशिश तो कई बार की गई, पर लंबे वक्त तक उसे कोई भी तांत्रिक अपने कब्जे में नहीं कर पाया। चुड़ैल ने गांव के कई घर उजाड़ दिए थे। फिर कुछ साल पहले गांव के एक बड़े तांत्रिक ने साल के आखिरी अमावस्या को एक बड़ी पूजा करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से गांव में हर साल के आखिरी अमावस्या को चुड़ैल को दूर रखने के लिए विशेष पूजा की जाती है, जिसमें तांत्रिक की बताई कुछ खास बातों को मानते हुए गांव वाले आने वाले साल में चुड़ैल को दूर रखने की कोशिश करते हैं। पूजा हो गई है, मैं बाकी सब विधि करता हूँ। जाओ हीरा, तुम तांत्रिक बाबा की दी हुई इस भभूत को पीछे मिट्टी में गाड़ दो और ऊपर क्रॉस का निशान बना के एक डंडा गाड़ देना, ताकि आने वाले साल में वो चुड़ैल हम में से किसी को परेशान ना कर सके। ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूँ। हीरा ऐसा ही करता है और फिर हीरा, जीतू, सरला और राजेंद्र और बाकी सारे गांव के लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं, ये सोचकर कि अगले एक साल के लिए फिर से वो सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन ये वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है। रात में बहुत तेज बारिश होती है और वो डंडा वहां से गिर जाता है। मिट्टी पर बने क्रॉस के निशान के मिटने के साथ ही मिट्टी में गढ़ी भभूत फैल जाती है। बहुत साल इन गांव वालों ने मुझे मेरे गांव से दूर रखा। इस गांव पर सालों से मेरा राज था और उस तांत्रिक की बताई पूजा के बाद से मैं किसी गांव वालों का शिकार नहीं कर पाई, पर अब मैं लौट आई हूँ। ये गांव वाले जो बेखबर सो रहे हैं, नहीं जानते हैं कि आज उनकी मौत आ चुकी है। अगले ही दिन गांव में अनहोनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव के घरों में अजीब और गरीब हरकतें महसूस होती हैं। शाम को हीरा अपने खेत से वापस घर जा रहा होता है। चलो, हो गया सारा काम, अब घर चलता हूं। हीरा कुछ ही दूर चलता है, फिर पलटता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? कोई तो नहीं है, शायद मेरा वहम है। ऐसा कहकर हीरा आगे चलने लगता है। कोई वहम नहीं है, मैं हूँ जिसे सालों से तुम लोगों ने कैद कर रखा था, और अब मैं आ गई हूँ। हीरा पीछे मुड़ता है और चुड़ैल को देखकर डर के मारे कांपने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरे कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। किया हो या ना किया हो, पर आज मैं जरूर करूंगी तेरा शिकार। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करती है और हीरा का गला दबाकर उसे मार देती है और उसका खून पीने लगती है। अगले दिन सुबह गांव के सब लोग हीरा के खेत में जमा हैं। हीरा की लाश पड़ी है। हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये ऐसी किसने हीरा को मार दिया? इसकी हालत किसी इंसान की गई तो नहीं लगती है। डर तो हमें भी लग रहा है, पर ये भी तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल तो कई सालों से गांव में नहीं आई है। इस पूजा के बाद से तो फिर हमें शायद डरने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह से सभी गांव वाले अपनी अपनी राय देते हैं।
फिर हीरा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि ये चुड़ैल का काम नहीं है। अगली रात सरला और जीतू घर में हैं और खाना खा रहे हैं। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। रुको, मैं अंदर कमरे से मोमबत्ती लेकर आती हूँ, तुम खाना खाओ। सरला मोमबत्ती लेने जाती है और अंदर से वो वापस ही नहीं आती। आती है उसकी चीखने की आवाज। जीतू दौड़ा दौड़ा कमरे में वापस जाता है। सरला की लाश जमीन पर पड़ी है। कमरे में खून फैला हुआ है। सरला, सरला, क्या हुआ तुम्हें? सरला! दीवार पर चुड़ैल का साया दिखाई देता है। मर गई ये, मैंने मार दिया इसे। और अब तू भी मरेगा। जीतू कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता इससे पहले चुड़ैल अपने हाथों से उसे अपनी ओर खींच लेती है और उसका भी पेट फाड़ देती है। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि उसी चुड़ैल का काम है। हमारे पूजा करने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन रात में फिर वो चुड़ैल किसी का शिकार करे, इससे पहले ही मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजेंद्र बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, 8 साल की तरह इस साल भी हमने आखिरी अमावस्या की बड़ी पूजा करी थी, लेकिन फिर भी इस साल लगता है कि चुड़ैल गांव में आ गई है। सरला, जीतू, हीरा सबको अपना शिकार बना चुकी। बाबा कुछ करो। हो ही नहीं सकता, पूजा पूरी होने के बाद भी चुड़ैल आ जाए। चलो मेरे साथ गांव में चलो, मैं देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। बाबा और राजेंद्र गांव की तरफ चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बाबा कहते हैं, रुको चुड़ैल, क्या लगता है तुझे कि मैंने तुझे नहीं पहचाना? पहचान गया हूं मैं तुझे चुड़ैल। तू राजेंद्र में। हर कोई और गांव वाला मुझ तक पहुंचकर मेरी करामातें ना बता दे, इसीलिए तू खुद यहाँ आई ताकि मुझे रास्ते में मार सके। हर कोई गांव वाला फिर कभी तुझे भगा ही ना पाए। चल, अब तू पहचान ही गया है मुझे, तो अब तू भी मर। मरना तुझे पहले भी था, मरना तुझे अब भी है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अब गांव से तुझे दूर रखने के लिए किसी पूजा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरा काट है मेरे पास। ऐसा कहकर बाबा जेब से भूत को मारने वाला अभिमंत्रित चाकू निकालते हैं और उस चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं। बाबा! चुड़ैल मर जाती है और बाबा गांव वालों को जाकर ये खुशी की खबर देते हैं। भानगढ़ का नाम तो आप सभी ने सुना है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड साइट्स में से एक है भानगढ़ का किला। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किला भूतिया कैसे बना? कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ा। मैं, विनय और मेरे दोस्त चारू और रोहित। यार, ये किला तो कमाल है। पता नहीं लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं। कुछ नहीं, बस गांव वालों के एंटरटेनमेंट की स्टोरीज हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं मानता। बस हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में अब हमें इस किले से बाहर निकल जाना चाहिए। हट्टू है क्या? आज रात यही रुकते? आखिर हमें भी तो पता लगे भैया कि ऐसा क्या है इस किले में जो सिर्फ भूतिया बनाता है। वहाँ सामने क्या है? चलो चलकर देखते हैं।
ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। अब वो खूबसूरत राजकुमारी मेरे वश में होगी और मैं इतने सालों की अपनी हसरत पूरी करूंगा। मेरे अंदर की हवस राजकुमारी को अपनी बाहों में भरने को बेताब है। बाजार की रौनक देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार है। सभी अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। एक लड़की इत्र खरीदने आई थी, कोई आम इत्र नहीं बल्कि शाही इत्र। राजकुमारी ने शाही इत्र मंगवाया है। दुकानदार इत्र की बोतल वही जो तांत्रिक के हाथ में थी देता है और लड़की महल में चली गई। वो लड़की बोतल राजकुमारी को देने ही वाली थी, तभी ये इत्र कहाँ से लाई हो? उसी व्यापारी से जिससे हमेशा लाती हूँ। लेकिन आज इसमें कुछ अलग है, कुछ रहस्यमय। इसे फेंक दो। बोतल पत्थर पर गिरी और फूट गई। सारा इत्र पत्थर पर उतर। तांत्रिक, अब तक तो वो राजकुमारी ने इत्र लगा लिया होगा। अब वो राजकुमारी सीधे मेरे पास खिंची चली आएगी। सीधे मेरे सीने पर लग जाएगी। इधर इत्र वाला पत्थर उड़ता हुआ आया और तांत्रिक उसे देखता रहा और उसकी छाती पर पत्थर लगा। तांत्रिक मर रहा है। मेरे साथ धोखा। मैं सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा हूँ। उस राजकुमारी को पाने की हवस नहीं। मैं इंतकाम लूंगा, वापस लौटूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम उत्सव वाला था। सारा शहर सजा था। अब वर वधू का मंगलसूत्र पहनाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। तूने मेरी इच्छा का मान करके अच्छा नहीं किया था राजकुमारी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। जो भी तेरे करीब आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। राजकुमारी हवन में बैठ गई और चलने लगी। माँ बाप रो रहे। इंतकाम की आग बरसों तक जली हुई आग में अब लूंगी इंतकाम। ओए, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना ड्रामा क्वीन? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। तेज हवाएं, पत्ते और कुछ चीजें उड़ने लगी। हवा गोल घूम रही है। कुछ ऐसे ही फिर तांत्रिक प्रकट हुआ। जन्मों जन्मों का प्यासा है जिस्म मेरा। तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था। आखिर तुम्हें आना ही पड़ा राजकुमारी। हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और विशाल गाय जल्लाद खड़ा था। लेकिन वो राजकुमारी किसे कह रहा था? क्या चारू को? जन्मों पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है तूने। अब इस किले में सैलाब आएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं और रोहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि चारू को अचानक क्या हुआ है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों कोने में जा गिरे।
इत्र मेरी दवाई का कारण था ना। इसी इत्र के सहारे तूने मेरे जिस्म को पाने की कोशिश की थी ना। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इसलिए इस किले में इतनी सदियों से भटक रहा था, लेकिन अब तुझ पर काबू करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तांत्रिक चारू पर भारी पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही फिर राजकुमारी के हाथ से वो इत्र की बोतल तांत्रिक के ऊपर गिरी और वो तड़पने लगा। तूने अच्छा नहीं किया राजकुमारी, मैं अब भी यही भटकता रहूंगा, तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ तेरा अंत होगा। ये कोई आम जल नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत का जल है। तेरी हवस भी तेरे साथ ही जलकर भस्म होगी। तांत्रिक मर चुका था और मुझे और रोहित को उस अंधेरे किले में अपने सामने एक डायन खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले वो हमारी दोस्त थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप और गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर हम दोनों बुरी हालत में थे। तभी वो डायन हमारी तरफ बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। यह जगह अगले कुछ सालों तक शापित है। 70 साल बाद आने वाली सावन की पूर्णिमा को यह जगह श्राप मुक्त होगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो डायन अंधेरे में कहीं ओझल हो गई और हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस किले से बाहर निकले। उस रात हमने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतने भयानक मंजर से हम जिंदा वापस लौटे थे। कुछ लोगों के लिए भूत होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास अब एक वजह थी। स्वामी जी, वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। घर जा जाकर प्याज मांगती है और फिर घर के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये सब तुम्हारी पिछली गलती से हुआ, वरना वो खत्म हो चुकी होती। जानती हूँ स्वामी जी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर हुई तो तुम और तुम्हारे पति को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस एक बात हमेशा याद रखो कि जिस दिन कोई इंसान उस चुड़ैल के वजन के बराबर प्याज में उसे तौल देगा, उस दिन वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में अलका और रोहन रहने आए। नए घर में आकर बहुत खुश थे। कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। लेकिन फिर अलका और रोहन के बीच झगड़ा होने लगा। रोहन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि अलका रात भर घर से गायब रहती और सुबह होते ही लौट आती थी। तुम जाती क्या हो, करती क्या हो, मुझे जानने का पूरा हक है। पति हूं मैं तुम्हारा। और अपनी सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से 15 औरतों की मौत हो चुकी है। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे माफ करना रोहन, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सोसाइटी में हो रही मौतों की पुलिस जांच चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की बीच अफवाह थी कि सोसाइटी पर अब एक चुड़ैल का साया था। हम तो इस सोसाइटी को छोड़ रहे हैं। ये सोसाइटी अब शापित हो चुकी है, यहां से चले जाना ही बेहतर है। कहते एक औरत हर रात किसी एक घर को चुनती और वहां जाकर प्याज मांगती थी। कौन है? आती हूँ अभी। दीदी थोड़ा प्याज मिलेगा? खत्म हो गया। अभी लाई।
प्याज मिलते ही वो औरत भयानक चुड़ैल बन जाती। क्या पता क्या सच था, लेकिन सोसाइटी की औरतों की मौतें इस बात का सबूत थी कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी और बेरहम भी। इस सब के बीच एक रात अलका काली साड़ी पहनकर जब घर से बाहर निकली तो रोहन भी अलका को बिना बताए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अलका बिल्डिंग के अंधेरे कॉरिडोर में चलती जा रही थी और रोहन उसके पीछे। तो क्या लोगों की बातें सच है? क्या अलका ही वो चुड़ैल है? रहस्यों का सच जानने के लिए रोहन गुमनाम अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। हे भगवान, ये किसकी चीख है? कहीं अलका तो। हड़बड़ाहट में रोहन दौड़ा, लेकिन अंधेरे में पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला किया। वो बेहोश हो गया। आंख खुली तो बिस्तर पर, सिर पर पट्टी और अलका उसके बगल में। अलका, तुम ठीक तो? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम रात में कॉरिडोर में घायल पड़े थे। डॉक्टर ने कहा है अगर अच्छे से आराम करोगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन कल रात मैंने तुम्हें वहां देखा। क्या कर रही थी तुम वहां? अभी सभी बातें छोड़ो और सिर्फ आराम करो। रोहन आराम करेगा तो मैं अपना अधूरा काम 3 दिन में खत्म कर पाऊंगी। अलका क्या करने वाली थी किसी को नहीं पता था। रोहन अब बिस्तर पर पड़ा था और सोसाइटी के सभी घरों में खौफ था, एक अनजान चुड़ैल का खौफ। जैसे ही रात हुई, अलका ने रोहन को नींद की गोलियां दी और उसके सोते ही अलका घर से बाहर निकली। अंधेरे सुनसान कॉरिडोर में काली साड़ी पहने अलका कहीं खो गई। उस कॉरिडोर से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए एक रास्ता था। ऊपर की मंजिल पर कई सालों से कोई नहीं गया था। वो हिस्सा हमेशा बंद ही रहता था। आज की रात इस सोसाइटी के लिए तबाही की रात होगी। बस एक घर से थोड़ा सा और प्याज और फिर कई सारी लाशें। उस भयानक जगह को देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ इतनी सारी लाशें इतने भयानक तरीके से लटकी हुई हैं। लेकिन ये आवाज किसकी थी? इन सब मौतों का सच क्या था? अलका आगे बढ़ी। तू जो भी है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। अब वो बिल्कुल अलका के सामने थी। चुड़ैल ने अलका पर एक के बाद एक कई हमले किए। अलका बिल्कुल मौत के मुहाने पर पहुंच गई थी। मैं तो तुम्हारे लिए प्याज लाई थी। चुड़ैल ने उस तरफ देखा तो वहां 2 बोरियां रखी थी। इतना सारा प्याज। अब मैं इस प्याज से और शक्तिशाली हो जाऊंगी। मेरी तरकीब काम कर गई। अब कोई और मौत नहीं होगी। अलका बुरी तरह घायल थी लेकिन खुश थी। अब वो चुड़ैल भी असली रूप में आ चुकी थी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई।
पिछले साल बेतहाशा बढ़े प्याज के दामों की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। भूख बहुत जालिम है मेरे दोस्त, इंसान को हैवान बना देती है। कौन है इतनी सुबह? आ रही हूँ बाबा। दिव्या ने दरवाजा खोला तो अचानक एक साई ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही हो? तुझे अपने साथ लेकर जाना है, पर मैं तुझे तेरे शरीर के साथ नहीं ले जा सकती। वो साया उसे लेकर उड़े जा रहा था। दिव्या का चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। वो साया उसे ऊंचे पहाड़ों में ले जाकर नीचे खाई में फेंक देता है। बचाओ, बचाओ! बचाओ, बचाओ! दिव्या उठो, उठ जाओ। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना। क्या दिखा? सुबह का सपना था, कहीं सच हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसर जाता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए अलार्म बज उठता है। यार, सिर्फ एक सपना ही तो था। लीव इट, वॉक पर चले। हाँ, सपना ही तो था, चलो चलते हैं। वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक करते करते उन्हें महसूस होता है कि कोई साया आकर उनको बार बार घेर रहा है। वो उस साए से बचते बचते रोड के बीच में आ जाते हैं। तभी एक सामने से ट्रक आ जाता है। दिव्या जल्दी से कार्तिक को धक्का देती है। कार्तिक दूर जाके गिरता है। जब खुद को संभाल कर वो दिव्या की तरफ देखता है तो वहां लोगों की भीड़ लगी होती है। वो दौड़कर भीड़ को चीरकर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कार्तिक, कार्तिक! वो पलट कर दिव्या को देखता है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। थैंक गॉड, तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गया था, पता नहीं अचानक ट्रक कहां से आ गया। लगता है ड्राइवर पी कर चला रहा होगा। घर चले? हाँ बेबी, चलो। तभी वो साया फिर से कार्तिक को दिखता है। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। वो साया दिव्या के पास आता है और चला जाता है। तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, घर चलो। वो दोनों वहां से घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जो एक्सीडेंट वाली जगह की ओर जा रही होती है। यार, एक्सीडेंट के टाइम में तो बस हम दोनों ही वहां थे और हम दोनों तो ठीक है। ट्रक वाला तो तुरंत भाग गया था। तो ये एम्बुलेंस वहां क्यों जा रही है? कार्तिक, मुझे जोर से भूख लगी है, घर चलें? अच्छा बाबा, चलो। क्या खाओगी नाश्ते में? कुछ भी, बस जल्दी से ले आओ। मैं लाऊं? हाँ, क्यों नहीं ला सकते क्या? अरे बेबी, तुम बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कार्तिक नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाता है और दोनों खाने लगते हैं। तभी कार्तिक का मोबाइल बजता है। मोबाइल दूर रखा होता है तो कार्तिक वहां जाकर कॉल रिसीव करता है। हेलो, आप कार्तिक शुक्ला बोल रहे हैं, दिव्या जी के हस्बैंड? हाँ, आप कौन? मैं कुणाल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ।
आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें लाया गया था। उनकी डेथ हो गई है। क्या बकवास ये? मेरी वाइफ मेरे साथ नाश्ता कर रही है, ऐसे प्रैंक्स मत किया करो, समझ गए? सर, आपके किसी जानने वाले ने ही आपकी वाइफ की पहचान की है और आपका नंबर दिया है। व्हाट बुलशिट! आप लोग हॉस्पिटल वाले भी ऐसा मजाक कर सकते हो क्या? वो बात करते करते मोबाइल लेकर डाइनिंग हॉल में आता है तो चौंक जाता है। वहां दिव्या नहीं होती है। वो इधर उधर सब जगह उसको ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी फोन से आवाज आती है। सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार्तिक सुन्न हो जाता है। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। वो वहीं जमीन पर असहाय बैठ जाता है। बेचैन होकर रोने लगता है। रोते रोते वो जमीन पर ही लेट जाता है। दिव्या, तुम कहाँ चली गई? अभी तो हम अच्छे से नाश्ता कर रहे थे ना। प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तभी किसी की आहट होती है। कार्तिक आंखें खोलकर देखता है तो खून लगे पैरों के निशान बन रहे होते हैं जमीन पर, और वो आहट उसकी तरफ आ रही होती है। वो डर जाता है। दिव्या, मुझे पता है, ये तुम सामने आ जाओ प्लीज। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। पर्दे उड़ने लगते हैं और फिर उस डरावने माहौल में खून से लथपथ दिव्या और उसके साथ वो साया उसके सामने आ जाता है। वो बहुत डरावनी दिख रही होती है। जलती बुझती लाइट में वो और भी डरावनी दिखती है। दिव्या! कार्तिक, जल्दी चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। बेबी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुबह से तू मुझे घुमा रही है, अब चलेगी? मैं तो ट्रक एक्सीडेंट में ही मर गई थी। अब मुझे जाना होगा बाबू, अपना ख्याल रखना। वो साया आकर दिव्या का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बंद दरवाजे को पार करके चले जाते हैं। कार्तिक वहीं निशब्द बैठ जाता है और फिर रोने लगता है। इतना अच्छा शहर छोड़ के गांव क्यों जा रहे हैं? बेटा, मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया है ना मौजपुर में, बताया था। अब हम तीनों यहीं रहेंगे। कितना सुंदर गांव है ना ये, बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। हाँ, गांव का नाम ही मौजपुर है तो मौज तो होगी ही। अरे हमारा सरकार, आप आए बाहर आई। अरे बाहर नहीं, बाहर कंजर आदमी। डार्लिंग, आई लव यू। सुंदर गाड़ी से सामान निकाल लो सारा और कुछ बढ़िया खाने का इंतजाम करो, बड़ी भूख लगी है। कितना बड़ा घर है, वाव। पुराना भी है, शायद बहुत दिनों से कोई आया नहीं है यहाँ। बस एक कोई बात हम कहेंगे कि स्टोर रूम में ना जाए कोई भी, शापित है वो, उको ना खोली कभी।
अक चुम्मा तू हमका उतार दई दे और बदले में नींबू अचार लाई ले। चाहिए नींबुआ का अचार। अरे क्या हुआ सुंदर? कछु नहीं सरकार, चूहा चढ़ गया था पैर पे। चूहे से डर गए। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हाँ चल रही हूँ। रूही को बाय तो बोल देती हूँ। रूही बेटा, कहाँ हो तुम? रात इतनी तेज आंधी आई, सब बिखर गया, पूरा घर कबाड़ बन गया है। सुंदर, घर ठीक से साफ करना। बाय मम्मी, बाय पापा। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, ये मनहूस गुड़िया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती को जागर। मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने से। मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने का। अब कोई ना बची, सब मारी जाए। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। क्या अजीब लोग हैं। अच्छा चलो, अब लेट हो रहे हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर रोटी अचार की। अरे आ रही हूँ बाबा। एक तो पूरा घर साफ किया आकर, इतनी थकान हो गई है, क्या बताऊं। रूही, चलो खाना खाओ। डॉल को अलग रख दो। जब से आई हो बस इसी में लगी हुई हो। सच में मनहूस है ये।
मना किए थे मत जाई स्टोर रूम में अंदर, एक ना सुनी हमरी। रूही, रूही बेटा उठो। आजा मेरा बच्चा, चल यहाँ से बेटा, अब कब वापस ना आए यहाँ।